पत्रकारिता में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जिस पर शायद ही कभी किसी ने ऑन स्क्रीन बात की हो। ऐसा क्यों? उस थ्योरी पर बात करने का रिस्क है। उस थ्योरी पर बात करने का मतलब है कि मीडिया अपनी ही सच्चाई से पर्दा उठा देगा। और आज के जमाने में अपनी सच्चाई पर कौन बात करता है? थ्योरी का नाम है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो लोगों की राय बना सकती है और बदल भी सकती है। इसमें होता कुछ यूं है कि एक मुद्दे, घटना या समाचार पर इतना जोर दिया जाता है कि बाकी अपने आप पीछे छूट जाते हैं। नहीं भी छूटते तो मीडिया एक ही मुद्दे को इतनी अहमियत देता है कि जनता को लगता है वही सबसे जरूरी बात है। जैसे विगत 2 महीनों में देश ने बहुत कुछ देखा और झेला, मेवात से लेकर मणिपुर तक। ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर बात नहीं हुई, पर क्या इन पर अभी बात होती है? क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं का हल क्या निकला? तो ये वो बात थी जो आप नहीं जानते हैं। अब वो बात जो आप जानते हैं। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है? कौन नहीं जानता इस महिला को? सोशल मीडिया पर 1-2 घंटे देने वाला कोई भी शख्स इस महिला को जरूर जानता होगा। जब ये इतनी प्रसिद्ध हो चुकी हैं, तब वो पुरुष कितना मशहूर होगा मैडम जिसका महिमा मंडन कर रही हैं। यहां से थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। एक तरफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी को रख लीजिए और दूसरी तरफ सीमा सचिन प्रकरण को। लगभग हर न्यूज चैनल ने इस मुद्दे पर घंटों लुटाए, बाकायदे चर्चा की, पैनल डिस्कशन किए। एक नहीं 5 एंकर सवाल करते हैं। पूरा शो और पैकेज तैयार किया गया। अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी गई। क्या दिखाने के लिए? सीमा और सचिन। सब कुछ कितना अच्छा है। जिस शहर में बड़े बड़े मीडिया घराने डेरा जमाए बैठे हैं, उसी शहर में कुछ दूरी पर लप्पू से सचिन का घर भी है। रिपोर्टर साहब कैमरा पर्सन के साथ अपना माइक लिए पहुंच गए। फिर क्या सचिन, क्या सीमा, पड़ोस में रहने वाले बच्चे, लड़के, महिलाएं, भैया, भाभी सभी के सामने प्रश्नों की लाइन लगा दी। ऐसी लाइन जिसमें देश और दुनिया की सभी अहम खबरें एकदम पीछे नजर आती हैं। समाज का वो 1-2% हिस्सा जो सीमा सचिन प्रकरण के बारे में नहीं जानता, जो असल मायनों में खुशहाल है, वो इस बारे में जानकर दुखी हो लें। पाकिस्तान का कराची, यहां की एक महिला, उम्र 28 से 30 साल, जिसका पति दुबई में काम करता है, जिसके 4 बच्चे हैं। 2019 के आखिर में उसकी भारत के एक लड़के से बात शुरू हुई। दोनों साथ में पबजी खेलते। बात आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि दोनों को एक दूसरे से लगाव हुआ। फिर वो महिला कई देशों का बॉर्डर पार करके भारत आ गई, जिसे कानूनी भाषा में अवैध घुसपैठ कहा जाता है। भारत में दाखिल होने के बाद वो यूपी के नोएडा पहुंची और सचिन नाम के शख्स के साथ रहने लगी। दोनों ने शादी करने का सोचा। एक वकील के पास गए। महिला ने जो दस्तावेज दिखाए, पहले तो वो वकील को ठीक नहीं लगे, फिर समझ आया कि वो पाकिस्तान से आई है। तब वकील ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। यहां से एक आम घटना खास हो गई। खुफिया एजेंसी सीन में आई, महिला को हिरासत में लिया, लंबी पूछताछ हुई, कुछ दिनों बाद रिहा किया। ये वही महिला है जिसे देश सीमा हैदर के नाम से जानता है। जिस सीमा के पास सही पासपोर्ट नहीं, कायदे से वीजा नहीं, भारत की नागरिकता का तो सवाल ही नहीं, फिर भी वो कैमरा फ्रेंडली है। अंग्रेजी के शब्द उसकी बोली में अच्छे से फिट होते हैं। सवालों के जवाब देने में देरी नहीं करती। मीडिया कर्मियों के कहने पर गुनगुनाती है और कभी कभी डांस भी करती है। खैर, सीमा हैदर कौन है या क्या करती हैं, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सीमा हैदर के इर्द गिर्द नाचती मीडिया है, जिस मीडिया की दौड़ और बारात में ठुमके लगाने वाले गली के आवारा लड़कों में कोई अंतर नहीं रह गया है। जिस मीडिया के पास हर दिन किसी क्लास के सब्जेक्ट को मास का सब्जेक्ट बनाने का मौका रहता है, पर वो किसी को भी सड़क से उठाकर स्टार बनाने में लगी रहती है। मीडिया ने किसी और ढंग के विषय पर बात की होती तो कितने अच्छे नतीजे हासिल हो सकते थे। किसी वर्ग का भला हो सकता था। देश में दिखाने और बताने के लिए कितना कुछ है, पर मीडिया ने क्या चुना? सीमा हैदर। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस पर या ऐसे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। शुरुआत में सोचा भी नहीं था कि करनी पड़ेगी, पर मीडिया का धन्यवाद और मेरा दुर्भाग्य कि यह भी करना पड़ रहा है। इस घटना से जुड़े पहलू भले मीम मटेरियल बन चुके हैं, पर यह उतना हास्यास्पद विषय नहीं है। इस विषय में फन के लिए उतनी जगह होनी ही नहीं चाहिए। मान भी लिया कि सचिन लप्पू है और सीमा को सचिन से प्रेम है, फिर भी यह हंसने का विषय नहीं है। यह विषय अच्छा बुरा, सही गलत या कम ज्यादा से कहीं बढ़कर है। असल में मीडिया ने इस मुद्दे की सच्चाई नहीं दिखाई, बल्कि इस मुद्दे के जरिए मीडिया की सच्चाई सामने आ गई। अगर यह देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला भी है, तो मीडिया ने एक संवेदनशील मुद्दे का मजाक बनाकर रख दिया। मीडिया को भी पता है कि जितनी बेमेल जोड़ी
जितने नए एंगल उतनी ही टीआरपी। चंद महीनों पहले मीडिया ने दिवंगत अतीक अहमद के मामले में भी धारदार पत्रकारिता की। बिना किसी संकोच लिहाज के शौचालय तक कैमरा खोंस दिया। ऐसा करके मीडिया ने पत्रकारिता की नजीर पेश की कि कैसे पत्रकारिता नहीं करनी है। जर्नलिज्म का माइलस्टोन क्रिएट किया कि शेयर शेमलेसनेस किसे कहते हैं। इसे पहली गलती मानकर मीडिया को माफ भी किया जाए तो दूसरी बार क्या कहा जाए। मीडिया ने एक बार फिर वही दोहराया। यह दिखाता है कि देश के बड़े बड़े मीडिया घरानों में सबसे पहले और सबसे आगे रहने की बीमारी कितनी गंभीर हो चली है। चैनल्स भले इस भ्रम में हो कि वो सबसे आगे हैं, पर वो पीछे जा रहे हैं। मूर्खता में आगे, सबसे आगे, और समझदारी में सबसे पीछे। अब एक और थियरी की मदद से सीमा और सचिन मुद्दा समझ लेते हैं। पहले विश्व युद्ध में नाजीज ने एक पोस्टर जारी किया। कई बड़े देशों के बीच चल रहे पहले विश्व युद्ध में ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी, इसलिए यह पोस्टर जारी किया गया था। यह कोई आम पोस्टर नहीं था। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती कराने के लिए की गई एक चालाक कोशिश थी। इसका बड़े पैमाने पर असर भी हुआ। भारी संख्या में युवा जर्मनी की सेना में शामिल हुए। कुछ लोगों ने इस पूरी पहल को समझने की कोशिश की। समझने के दौरान एक जुमला निकल कर आया, सिविलियन माइंड इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय न्यूज। यानी एक आम नागरिक के दिमाग को न्यूज की मदद से एक साथ लाया जा सकता है। उन्हें एक जैसा सोचने समझने पर मजबूर किया जा सकता है। यह बात भी निकल कर आई कि अगर एक मैसेज को अच्छे से तैयार किया गया हो तब देखने वाले उसके प्रभाव में आ ही जाते हैं। यह थियरी कहती है कि अगर कोई मैसेज है तो मैसेज देने वाले उस मैसेज को बुलेट की तरह ऑडियंस के दिमाग में शूट करते हैं। एक तरह का सटल पॉइजन, धीमा जहर, जो पब्लिक की नसों में बड़ी सावधानी के साथ इंजेक्ट किया जाता है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है 1938 में अमेरिका में हुआ वॉर ऑफ द वर्ड्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, जिसमें यह बताया जा रहा था कि एलियंस ने अमेरिका पर हमला कर दिया है, सभी खतरे में हैं और लोगों को बचाने की जरूरत है। लोगों पर इस ब्रॉडकास्ट का भीषण प्रभाव पड़ा। लोग सहम कर सड़कों पर आने लगे कि कहीं सच में तो कोई हमला नहीं होने वाला। दोनों बातों का जो जनता पर असर हुआ, उस असर को हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी या मैजिक बुलेट थ्योरी कहा गया। समय बीता और अब देश के मीडिया घराने इस थ्योरी पर चलते हैं। वो बातों को बुलेट की तरह ऑडियंस के दिमाग में इंजेक्ट करते हैं। उन बातों के आधार पर ऑडियंस का नजरिया तैयार होने लगता है। सीमा हैदर और सचिन का केस भी इस थ्योरी के आसपास ही घूमता है। यहां निडल या बुलेट जैसा कुछ भी नहीं है, पर एक गैर जरूरी मुद्दे को मीडिया ने नुक्कड़ों की बहस का केंद्र बना दिया। मीडिया ऐसा कोई और मुद्दा ठीक उसी जगह रख सकती थी जहां सीमा हैदर वाले मुद्दे को रखा, लेकिन जनता का दुर्भाग्य कि मीडिया के लिए यही अहम था। यह एक मामूली सी रूटीन खबर हो सकती थी जो एक दो फॉलोअप के बाद चर्चा से बाहर हो जानी चाहिए थी, लेकिन धन्य है हमारी मीडिया कि झींगुर शिरोमणि सचिन और बंद आंखों से प्रेम करने वाली सीमा को सड़क से उठाया और स्टार बना दिया। एक नहीं 5 एंकर पड़ोसी मुल्क से आई महिला का इंटरव्यू कर रहे हैं। तीखे सवालों के नाम पर पसंदीदा गाना पूछ रहे हैं। पैनल डिस्कशन कराए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट क्या है और ऐसे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट कौन हैं? क्या सीमा और सचिन जैसे विषयों पर 5 एंकर वाले इंटरव्यू और 8-10 एक्सपर्ट वाले पैनल डिस्कशन की जरूरत है? बीते 10 सालों में मीडिया के तौर तरीकों में जितना बदलाव आया है, उससे न्यूज 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहली जो वाकई न्यूज है और दूसरी जो न्यूज बनाई गई है। सीमा हैदर केस शुरुआत में एक सामान्य न्यूज थी, एक रूटीन न्यूज जो 1-2 फॉलोअप के बाद खत्म हो जाती, लेकिन जैसे ही मीडिया को इसमें एक्स फैक्टर नजर आया, जासूसी, भारत पाकिस्तान और प्यार मोहब्बत, मीडिया ने इसे खबर बनाना शुरू कर दिया। इस न्यूज को सेंसेशनलाइज कर दिया। एक नॉर्मल सी न्यूज सेंसेशनल न्यूज बन गई। शुरुआत में न्यूज का बेस सिर्फ सीमा हैदर थी, लेकिन मीडिया ने ठुमके, नशे, हीरोइन, रॉ एजेंट और यहां तक कि राहुल गांधी का भी एंगल जोड़ दिया। मीडिया का ट्रेंड ही ऐसा रहा है। दहशत, दरिंदगी, हिंसा, तूफान, जलजला, तबाही, धोखा और अपराध जैसे शब्द खूब बेचे जाते हैं। ये सारे शब्द एक सामान्य खबर की सूरत बदल देते हैं। इनकी बनावट ही ऐसी होती है कि आपका इमोशन ट्रिगर हो। ऐसी ही खबरें एक तरह की सोच को जन्म देती हैं, और वो है इट हैज टू बी ट्रू बिकॉज आई सॉ इट ऑन द बॉक्स। टीवी पर देखा था तो सही ही होगा। ये लोगों को अर्धज्ञानी बनाता है कि मैंने कहीं तो देखा या सुना था। आपने कभी नोटिस किया है कोई हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, उसमें कैसे बार बार बताया जाता है कि मर्डर हुआ है। नए नए तरीकों से एक ही बात बताई जाती है कि मर्डर हुआ है। आजकल तो ग्राफिक्स की मदद से पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट कर दिया जाता है।
इतना माहौल बनाने के बावजूद न्यूज चैनल्स एक सबसे जरूरी काम नहीं करते। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई और हाउ जैसे बेसिक सवालों का जवाब नहीं देते। इसका असर ऐसे होता है कि दर्शकों की एक बड़ी आबादी समय से पहले ही नतीजा तय कर लेती है, एक धारणा बना लेती है कि यही हुआ होगा। न्यूज चैनल्स के बीच एक अंधी दौड़ होती है जिसे हम दर्शक जाने अनजाने बढ़ावा देते हैं, ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव की दौड़। ये दो फिलहाल भारतीय मीडिया के लिए सबसे बुरे शब्द हैं, पर हमेशा से नहीं थे। सीमा हैदर केस में ब्रेकिंग जैसा कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान प्यार जासूसी एंगल की मदद से मीडिया अब तक उसे एक्सक्लूसिव बताकर दिखाया जा रहा है। वहीं मीडिया के टॉक्सिक ब्रेकिंग कल्चर का भी एक उदाहरण है 26/11। जिस तरह देश के बड़े बड़े मीडिया घरानों ने मुंबई में हुए आतंकी हमलों की लाइव रिपोर्टिंग की, उससे आतंकियों को इंडियन आर्मी के हर मूवमेंट्स की जानकारी मिली। इससे आतंकियों का काम आसान हुआ और आर्मी की चुनौतियां बढ़ी। मीडिया के ऐसे काम करने पर अंग्रेजी में एक कहावत है, एन इलस्ट्रेशन ऑफ न्यू एज जर्नलिज्म कैरीज नो कन्विक्शन। ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव के अलावा मीडिया की एक और प्रैक्टिस है, मीडिया ट्रायल। आरुषि हेमराज हत्याकांड से लेकर शीना बोरा मर्डर केस तक और भीमा कोरेगांव केस से लेकर नाम्बी नारायण पर लगे जासूसी के आरोप तक, ये कुछ केसेस थे जिनमें मीडिया ने भरपूर मीडिया ट्रायल चलाया और नतीजे मीडिया की सुनवाई से एकदम अलग आए। मीडिया ने जिस तरह का माहौल तैयार किया है उसका दर्शकों पर तो असर है ही, लेकिन उतना ही असर खुद मीडिया वालों पर भी है। बहुत से मीडिया वाले इस बात से असहमत नहीं होंगे कि बड़े मीडिया घरानों के भीतर जैसा माहौल है वो अच्छा तो कतई नहीं है। चाहे कमाल खान हो या रोहित सरदाना, कितना बड़ा संयोग है कि दोनों की मौत का कारण हार्ट अटैक था। ये नाम पहले से मशहूर थे, इसलिए लोगों को इनके बारे में पता चल पाया, नहीं तो ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनकी मौत का पता ही नहीं चलता। इन्हीं दोनों खबरों को देख लीजिए। मरने वालों की उम्र 40 से कम थी और दोनों युवा पत्रकार थे। बीते एक दशक में ऐसे मामले काफी बढ़े हैं जिनमें कम उम्र के पत्रकारों की असमय मौत हो जाती है। ये तो बात हुई न्यूज का मीडिया घरानों के भीतर क्या असर हो रहा है। अब बात न्यूज के समाज पर होने वाले असर की। 2022 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, भारत में विजुअल मीडिया हेट स्पीच का सबसे बड़ा माध्यम है और सरकार चुपचाप दूर खड़े होकर यह सब निहारती रहती है। ज्यादातर मामलों में ये चुप्पी स्ट्रेटेजिक और डेलिबरेट होती है। मीडिया का ये दौर, और मीडिया का सीधा मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, जहां सीमा हैदर की खबर लूप पर चलाई जा रही है। कि मीडिया का वो फेज है जिसमें भारत के चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में न्यूज चैनल्स को फटकार लगाते हैं और अखबारों के एडिटोरियल्स को उनका बचाव करने की जगह चीफ जस्टिस से सहमति जतानी पड़ती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल में कहा था, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निष्पक्षता का दिखावा करता है और फैक्ट चेकिंग को नजरअंदाज करता है, उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र दोनों का नुकसान हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर भी मीडिया ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2017 में एक स्टडी की थी। स्टडी के मुताबिक जो लोग न्यूज और खासकर सेंसेशनल न्यूज ज्यादा फॉलो करते हैं, उनकी मनस्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे लोगों में डिप्रेशन और तनाव की संभावना भी कहीं ज्यादा होती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी ने भी 2011 में एक स्टडी की जिसमें पता चला कि एक सेंसेशनल न्यूज या नेगेटिव न्यूज 14 मिनट से ज्यादा देखी जाती है तो उसका असर देखने वाले के स्ट्रेस लेवल पर पड़ने लगता है। सीमा हैदर केस शुरुआत से ही एक सेंसेशनल न्यूज की तरह ट्रीट की जा रही है। इस खबर ने अब तक कितने लोगों पर कैसा असर किया होगा, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल नहीं है। न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाने वाला सीमा हैदर टाइप का कंटेंट कई वजहों से फलता फूलता है। भले व्यूअरशिप का डेटा न्यूज चैनल्स का डाउनफॉल दिखाता हो, पर असलियत कुछ और ही है। फिलहाल हमारे देश में 400 न्यूज चैनल्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। 90 के दशक में यह आंकड़ा 400 का एक चौथाई भी नहीं था। लोग भले न्यूज चैनल्स को पसंद नहीं करते और मीडिया की कमियां निकालते हैं, पर एक सच यह भी है कि वो देखते यही हैं। यहां एक सवाल विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी का भी आता है कि 400 चैनल्स में हमें भरोसा कितनों पर है। न्यूज चैनल्स के ऐसा होने का एक आर्थिक कारण भी है। 2016 में देश के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने वाली ट्राई ने चैनल्स पर प्राइस कैप लगाया। एंटरटेनमेंट चैनल्स पर 12 रुपए और न्यूज चैनल्स पर महज 5 रुपए, यानी एक व्यूअर को न्यूज चैनल के लिए 5 रुपए देने होंगे, वहीं एंटरटेनमेंट चैनल के लिए 12 रुपए।
एंटरटेनमेंट चैनल्स के पास एक और लिबर्टी है, वो अपना कंटेंट रिपीट पर दिखा सकते हैं, पर न्यूज चैनल्स के साथ उतनी लिबर्टी नहीं है। यहां न्यूज चैनल्स पर एक प्रेशर आता है, हर मिनट कुछ नया कहने, बताने और समझाने का प्रेशर। तब न्यूज चैनल्स कुछ भी पेश करने लग जाते हैं। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेक्टर में सब्सक्रिप्शंस के जरिए आने वाला रेवेन्यू महज 30% है। इन बातों का दो मतलब है। पहला, न्यूज चैनल्स नुकसान में चल रहे हैं। दूसरा, अगर वो नुकसान में हैं तब वो कंटेंट पर एक लिमिट नहीं खर्च कर पाएंगे। यही वजह है कि बीबीसी, CNN और अल जजीरा जैसे मीडिया हाउसेस की तुलना में हमारे देश के न्यूज चैनल्स नहीं के बराबर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। भारतीय मीडिया के साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम का भी शब्द जुड़ा है, क्योंकि देश के कई बड़े मीडिया घरानों में राजनीतिक दलों के नेता भी हिस्सेदार हैं। लिहाजा खबर और कंटेंट एक तरफा होता है। देश में चैनल्स के रेवेन्यू का सबसे बड़ा मॉडल है सरकारी विज्ञापन, इसलिए उन्हें सरकार के साथ भी रिश्ते अच्छे रखने होते हैं, और रिश्ते अच्छे रखने का एक मतलब यह है कि सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं लिखना। न्यूज चैनल्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उसका एक उदाहरण है मॉब लिंचिंग। बहुत से लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हैं कि लिंचिंग 2014 के बाद से ही शुरू हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। लिंचिंग पहले भी होती थी। हमने वैसी घटनाओं के बारे में सुना था पर उन्हें देखा नहीं था। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद ऐसी घटनाएं नजर भी आने लगी। यानी यहां न्यूज चैनल्स का काम सोशल मीडिया ने किया। अभी बढ़े हुए टमाटरों के दामों को ही ले लीजिए, कमोडिटी से लेकर टैक्स तक। न्यूज चैनल्स इस पर कोई रिपोर्ट दिखाना भी चाहें तो क्या ही दिखाएंगे। टमाटर की बात होने पर टमाटर दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसका यह मतलब नहीं है कि न्यूज चैनल्स टमाटर के दाम पर चर्चा ही नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से सरकार का बजट टेलीविजन पर बेहद बोरिंग लगता है, लेकिन जब कहीं उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तब जनता उसमें खूब रुचि लेने लगती है, भले वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो। अब लोग पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि टीआरपी की अंधी दौड़ में हमने कितना कुछ खो दिया है। यह वीडियो 1995 की एक चुनावी चर्चा का है। लगभग सभी पार्टी के नेता इसमें मौजूद हैं। सभी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और एक दूसरे को बात करने का मौका दे रहे हैं। कोई शोर नहीं, टोका टोकी नहीं, बहस नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं। क्या फिर से ऐसा नहीं हो सकता? क्या पैनल डिस्कशन का वो दौर फिर से नहीं लौट सकता? दूसरा, सिर्फ समाचार साझा करने या सूचना देने भर से काम नहीं चलेगा। समाचारों का विश्लेषण भी होना चाहिए। समाचार चैनल देखने वाला कोई 15 साल का लड़का भी हो सकता है और 60 साल का बुजुर्ग भी। ऐसे में दर्शक के सामने समाचार का कोई पक्ष छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए संवाददाता से लेकर प्रस्तोता तक सभी की जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए। अब केवल समाचारों से बात नहीं बनती, करंट अफेयर्स को भी खबरों का हिस्सा बनाना होगा। मीडिया को साफ और कड़े शब्दों में पक्षपात करने से बचना होगा। ये व्यावहारिक रूप से भले संभव न हो, पर इस पर समाचार चैनल्स को खुद पहल करनी होगी। मीडिया घरानों को समाचार प्रस्तुति के रूप में बदलाव करना होगा। पिछले कई दशकों से समाचार जनता तक परंपरागत तरीके से ही पहुंचाया जाता है। नए आइडियाज पर काम करना होगा, जो आइडियाज मीडिया के कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर कर पाएं। देश के बड़े बड़े मीडिया घरानों में एक बड़ी आबादी युवाओं की है। उन्हें स्क्रीन देनी होगी। जिम्मेदार और योग्य युवाओं पर भरोसा जताकर उन्हें बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि स्क्रीन पर सीमा और सचिन को ही दिखाया जाए। सीमा और सचिन के वायरल होने, मीम मटेरियल बनने और मास का सब्जेक्ट बनने में उनका कोई दोष भी नहीं है। दोष है वायरल करने वालों का। यहां एक और बात है, हो सकता है कि नई नई प्रसिद्धि सीमा और सचिन को अच्छी लग भी रही हो। महीने भर पहले कौन ही जानता था उन्हें। अब पूरे पूरे 2 मुल्कों की आवाम जानती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब यही खबरें उनके सिरदर्द का कारण बन जाएंगी। वो इन्हीं माइक से भागेंगे जो अभी इनके लिए फेम का टूल बने हुए हैं। सीमा का पता नहीं, पर सचिन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ये बात समझ सकता है कि टीआरपी के अंधे खेल में दोनों खुद एक टूल बनकर रह गए हैं। पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए सीमा और सचिन उस मैनिक्वीन जैसे हो चुके हैं जिनकी नुमाइश के बिना मीडिया घरानों के कपड़ों की बिक्री होगी नहीं। हो सकता है बहुत से लोग ये बात समझते हों, लेकिन समझने में देरी बतौर समाज हमारा बहुत नुकसान करेगी। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये कोई हंसी मजाक का विषय है ही नहीं। चंद सटायर और पंच मारकर आगे बढ़ जाना इस विषय के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को समझने की जरूरत है। सोचिए कि एक इंसान जो दिन में 1 बार टीवी देखता है, वो बात अलग है कि ऐसे कम ही लोग बचे हैं
या ऐसा इंसान जो काम से फुर्सत के बाद टीवी देखता है और गलती से न्यूज चैनल्स की तरफ बढ़ता है? बस कल्पना कीजिए कि स्क्रीन पर सीमा और सचिन को देखने के बाद उसकी निराशा का स्तर क्या होगा। किसी युवा का उदाहरण भी देख लीजिए। कोई ऐसा युवा जिसका पहले ही टीवी से मोह भंग हो चुका है, वो गलती से महीनों बाद टीवी की तरफ निहारता है और वहां क्या दिखा? सीमा और सचिन। फिर वो युवा सोचेगा कि अच्छा किया जो इतने दिन तक न्यूज नहीं देखा और अब आगे और नहीं देखूंगा।